इसका नाम देखो, कल अपन ने पढ़ा था एक वाइनिल हैलाइड। वाइनिल हैलाइड की कौन बोलेगा परिभाषा? यदि कोई हैलोजन sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हो। ये वाला कार्बन कौन सा संकरित है भैया? sp2। और इसीलिए इसका नाम हो गया वाइनिल क्लोराइड। क्या नाम हो गया? वाइनिल क्लोराइड। ठीक है, ये CH2Cl2 है, अर्थात एक कार्बन पे दो तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और दो क्या जुड़े हुए हैं? क्लोरीन। इसका नाम है मैथिलीन क्लोराइड। क्या नाम है भैया? मैथिलीन क्लोराइड, सामान्य नाम। CHCl3 को नाम होता है क्लोरोफॉर्म। क्या नाम होता है? क्लोरोफॉर्म। और इसका नाम होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या नाम होता है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और आप इनके नाम जरूर लिख लेंगे IUPAC। देखो इसका जैसे CCl4 है, कोई बताएगा मुझे IUPAC नाम क्या होगा? टेट्रा क्लोरोमेथेन। टेट्रा क्लोरोमेथेन। ठीक है, तो लिखो सामान्य नाम जल्दी से। हाँ, एक मिनट। इसका सामान्य नाम क्या होगा? क्या इसमें कार्बन की श्रृंखला सीधी है? ठीक है, सीधी है तो उसके आगे क्या लगाते हैं? N। तो इसका नाम हो जाएगा N प्रोपिल फ्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा? N प्रोपिल फ्लोराइड। IUPAC नाम लिख लोगे ना? क्या नाम होगा? 1-फ्लोरोप्रोपेन। सामान्य नाम लिख लो, IUPAC घर से लिखना। लिखे में नेक्स्ट हेडिंग लिखा हेलो एल्केन में। हाँ, एक मिनट, इसके साथ में उदाहरण 10.2 को भी घर से समझ लेना। उसके नाम कोई नहीं आवे तो समझ लेना। उदाहरण 10.2 नेक्स्ट हेडिंग लिखो हेलो एल्केन में। हेलो एल्केन में
CX बंध की प्रकृति। हेलो एल्केन में अब देखना, हेलो एल्केन में CX बंध की प्रकृति। CX बंध कौन सा है उसकी बात करें। जैसे मैंने लिखा है CH3Cl, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ? यहाँ पर कार्बन और कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है भैया? 3। ठीक है, ये CX बंध है। कार्बन और क्लोरीन के बीच में बना हुआ जो बंध है वो कौन सा बंध है? CX बंध। ठीक है, यहाँ पर मैं कार्बन की बात करूं तो सर कार्बन का जो संकरण है वो कौन सा संकरण है? sp3। कौन सा संकरण है भाई? sp3। अर्थात ये कार्बन है sp3 संकरित कार्बन है। और क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन जो है अपना p इलेक्ट्रॉन भाग ले रही है, अर्थात p कक्षक जो है वो भाग ले रहे हैं। कैसे p कक्षक भाग ले रहे हैं? क्योंकि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17 होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अर्थात आप देख रहे हैं कि p का इलेक्ट्रॉन इसमें भाग ले रहा है, अर्थात p कक्षक भाग ले रहा है। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ CX बंध का निर्माण कार्बन के sp3 संकरण व क्लोरीन के p कक्षक से होता है। सही बात है, क्योंकि इसका संकरण कौन सा है? sp3 और इसका कक्षक कौन सा है? p। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर सर कार्बन और क्लोरीन की विद्युत ऋणता में अंतर है। कार्बन और क्लोरीन की विद्युत ऋणता में अंतर। और आपको पता है अपन विद्युत ऋणता समझाते हैं तब अपन कहते हैं अधिक विद्युत ऋणी तत्व द्वारा बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आंशिक रूप से आकर्षित करने की क्षमता। अधिक विद्युत ऋणी जो तत्व होता है वो बंध के इलेक्ट्रॉनों को आंशिक रूप से अपनी ओर आकर्षित करता है। और यहाँ पर आपको पता है En बराबर किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है? क्लोरीन की। किसकी तुलना में? कार्बन। और आपको पता है तो क्लोरीन अपनी ओर आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिसके कारण क्लोरीन पर तो आंशिक ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है और कार्बन पर आंशिक धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखना कि इस बंध में, ये बंध वैसे तो सहसंयोजक बंध होता है, ठीक है, पर क्या होता है कि दोनों की विद्युत ऋणता में अंतर है। और अंतर है तो एक पे धनावेश आ गए और एक पे ऋण आवेश आएगा आंशिक। किस पे आएगा? जो ज्यादा विद्युत ऋणता वाला है वो बंध के इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, इसलिए क्लोरीन पर आंशिक ऋण आवेश और कार्बन पर आंशिक धन आवेश। ठीक है, कई जगह आपको ऐसे भी मिलेगा CH3 और यहाँ पर X कह दिया। मैंने X का मान क्या लिख दिया भैया? क्लोरीन। आप X का मान फ्लोरीन लिखो, चाहे क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। समझ में आ गया? तो लिखना, लिखो इन यौगिकों में CX बंध का निर्माण CX बंध का निर्माण कार्बन के sp3 संकरित कक्षक, कार्बन के sp3 संकरित कक्षक तथा हैलोजन के p कक्षक के, हैलोजन के p कक्षक के अतिव्यापन से होता है। p कक्षक के अतिव्यापन से होता है। लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यद्यपि CX बंध
CH1 सहसंयोजक होता है, सहसंयोजक होता है, परंतु कार्बन तथा हैलोजन की विद्युत ऋणता में अंतर होने के कारण हैलोजन पर आंशिक ऋणावेश व हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है। और बंध उसमें हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है और बंध ध्रुवीय हो जाता है। इधर देखना, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं भैया? 3। और आपको पता है कि हाइड्रोजन का अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है 1s1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अर्थात इसका जो है इलेक्ट्रॉन s कक्षक में जाता है और s की आकृति कैसे होती है? गोलाकार। इसीलिए मैंने 3 जगह गोले बनाए हैं। चौथी जगह मुझे पता है माना कि यहाँ क्लोरीन है और आपको पता है क्लोरीन का अंतिम इलेक्ट्रॉन p कक्षक में जाता है और p की आकृति क्या होती है? डंबलाकार। p की आकृति क्या होती है? डंबलाकार। और ये जो अतिव्यापन होता है बीच में, ये जो अतिव्यापन होगा, मुझे कोई पूछे कि सर ये अतिव्यापन कौन सा है, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर तो sp3 है और ये कौन सा है भैया? p, sp3p अतिव्यापन। लिखो जल्दी से, बनाओ जल्दी से, वहां से बनाना है भैया। बना लिया भाई सबने? बनाने के बाद में एक जगह अपन ने
हाइड्रोजन लिख दिया, वहाँ क्या लिखना है? कार्बन। हेलोजन पर आंशिक ऋणावेश तथा हाइड्रोजन लिखा हुआ, हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा? कार्बन। नेक्स्ट हेडिंग लिखना, हाँ हेलो एल्केन को अपन RX से लिख सकते हैं क्या भैया? हाँ ठीक है, तो हेडिंग लिखो RX के निर्माण की विधियां। RX और RX का मतलब है हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड के निर्माण की विधियां। के निर्माण की विधियां, के निर्माण की विधियां। अब सुनना, अब अपन इसका निर्माण करना चाह रहे हैं हेलो एल्केन का, ठीक है, और अपन को पता है कि निर्माण करेंगे तो किसी दूसरे से क्रिया करवा के इसका निर्माण करना है। देखो दो शब्द आएंगे, एक तो निर्माण की विधियां और एक आते हैं रासायनिक गुण। क्या आप दोनों में समझ रहे हैं? देखो इधर निर्माण की विधियां तो है, जैसे मेरे को RX का निर्माण करना है तो मेरे पास में X कोई यौगिक है, X का मान एल्डिहाइड, कीटोन कुछ भी हो सकता है, उसकी क्रिया किसी Y से करवाऊंगा और मैं RX बनाऊंगा। ये तो निर्माण की विधि है। रासायनिक गुण में क्या होता है? रासायनिक गुण में मेरे पास में RX है, माना कि क्या है भैया? RX, और RX की क्रिया मैं किसी Z के साथ में करवा दूं या किसी के साथ में करवा के मैं कोई दूसरा यौगिक बनाऊं, तो वो तो होता है रासायनिक गुण। क्या होता है? रासायनिक गुण। किसी के भी साथ करवा के। कुल मिला के निर्माण की विधियों में तो मेरे को ये प्राप्त करना है, निर्माण के लिए तो ये प्रोसेस होगा, जबकि रासायनिक गुणों के लिए ये प्रोसेस होगा। अलग अलग है दोनों। अब अपने को उसने कहा है कि RX के निर्माण की विधियां चाहिए अपने को, तो देखो पहली जो विधि है वो समझना। पहली विधि है एल्कीन पर HX के योग से, एल्कीन पर HX के योग से। और आपको पता है कि यहाँ पर योगात्मक अभिक्रिया हो रही है, और किसका योगात्मक हो रहा है भैया? HX, और HX को कहते हैं हाइड्रो हेलोजन। तो इसी को अभिक्रिया को कहते हैं एल्कीन का हाइड्रो हेलोजनीकरण। हाइड्रो हेलोजनीकरण, हाइड्रो हेलोजनीकरण। पहली विधि पढ़ रहे हैं कि सर हाइड्रो हेलोजनीकरण कर रहे हैं। मेरे पास में एल्कीन है R CH डबल बॉन्ड CH2, और इस पर मैं HX का योग करवा रहा हूँ। और योग जो होता है वो नियम होता है एक, और नियम किसका नियम है? मार्कोनी-कोफ का नियम। और आपको पता है कि मार्कोनी-कोफ का नियम क्या होता है, समझना। यदि किसी एल्कीन पर योगात्मक अभिक्रिया करते हैं तो जुड़ने वाले अभिकर्मक का, इस पे कौन जुड़ने आएगा भैया? HX, ठीक है। जुड़ने वाले अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। जुड़ने वाले अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग X माइनस वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 1, और यहाँ 2, तो X माइनस कहाँ जुड़ेगा भैया? ठीक है, और यहाँ पर जुड़ेगा और आपको उत्पाद प्राप्त होगा RCHX, ठीक है, और CH3, अर्थात 2 डिग्री एल्किल हैलाइड आपको प्राप्त होता है, क्योंकि ये हेलोजन कितने डिग्री पे जुड़ा हुआ है? 2 डिग्री पे या 2 डिग्री पे जुड़ा हुआ है। इसमें जो नियम लगा है वो कौन सा नियम लगा है? मार्कोनी, ठीक है। मुझे कोई पूछ ले वे कि इनकी क्रियाशीलता का क्रम क्या रहेगा, HX की क्रियाशीलता का क्रम क्या रहेगा, ठीक है, कि कौन सा HX सबसे ज्यादा काम करेगा, ठीक है। और आपको पता है HX का मतलब HF, HCl, HBr और एक होता है HI,
और आपको पता है जो आसानी से टूटेगा वही तो ज्यादा क्रिया करेगा। इन चारों में से आसानी से कौन सा बंध टूटेगा? HI। जितनी बंध लंबाई होती है वो बंध आसानी से टूटता है। ये ज्यादा है तो ये बंध थोड़ा दुर्बल है, और दुर्बल है इसीलिए आसानी से टूट जाता है। तो क्रियाशीलता का जो क्रम रहेगा, HI सबसे ज्यादा क्रियाशील है, फिर HBr है, फिर HCl है, और फिर HF है। अरे भाई समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि क्रियाशीलता का मतलब है कौन सबसे ज्यादा क्रिया करेगा, और क्रिया वही करेगा जो HX बंध को आसानी से तोड़ेगा। जितना आसानी से बंध टूटेगा उतनी तो ज्यादा क्रियाशील करेगा। एक मिनट इसको कम कर दो। अब देखो ये HX की क्रियाशीलता का क्रम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंडीशन है, ठीक है, और कंडीशन क्या है, ठीक है। यदि एल्कीन पर HBr पर ऑक्साइड की उपस्थिति में आक्रमण करे, किसकी उपस्थिति में? पर ऑक्साइड। आपको पता है HBr होना चाहिए और कौन होना चाहिए? पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड की उपस्थिति में आक्रमण करे, पर ऑक्साइड की उपस्थिति में आक्रमण करे या क्रिया करे तो एंटी मार्कोनी नियम से उत्पाद बनता है। कौन से नियम से भैया? एंटी मार्कोनी नियम से उत्पाद बनता है। और आपको पता है कि वो खुद कह रहा है एंटी मार्कोनी नियम से। एंटी मार्कोनी नियम क्या होता है? देखो इधर, मार्कोनी नियम कहते थे कि यदि किसी एल्किन पर योगात्मक अभिक्रिया करते हैं तो जुड़ने वाले विकर्मक का ऋणात्मक भाग वहां जाता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। और एंटी मार्कोनी कहता है यदि किसी एल्किन पर HBr परऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करें तो ऋणात्मक भाग वहां जाता है जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। आपको पता है दोनों कंडीशन होनी चाहिए, HBr भी होना चाहिए और परऑक्साइड भी होना चाहिए, दोनों ही कंडीशन होनी चाहिए। आप कह दो साहब एक कंडीशन नहीं चलेगी, जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे RCH डबल बॉन्ड CH2 HBr क्रिया करता है किसकी उपस्थिति में? ऐसा परऑक्साइड। और परऑक्साइड में बंध जो होता है वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बंध होता है। परऑक्साइड भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड आप H2O2 बनाते हैं, ठीक है। एक मिनट उसकी कंडीशन देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो इसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, दोनों तरफ हाइड्रोजन जुड़े, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये R जोड़ दूं तो एल्किल परऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। C6H5 जोड़ दूं दोनों तरफ तो बेंजील परऑक्साइड बन जाता है। तो अलग अलग परऑक्साइड होते हैं। कुल मिला के अपने को ध्यान रखना है क्या है? परऑक्साइड हो, ठीक है, कोई सा भी परऑक्साइड। तो यहाँ पर ये HBr टूटता है H प्लस और Br माइनस। अब ये Br कहाँ जुड़ेगा बोलो? यहाँ पर, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा, ठीक है, और ज्यादा वाले पे तो एंटी मार्कोनी नियम लगता है। कौन सा नियम लगता है? एंटी मार्क। तो क्या बनेगा उत्पाद? RCH2CH और Br, यही बनेगा क्या? अरे बोलो। तो कौन सा नियम लगा भैया? एंटी मार्क। कौन सा नियम है? एंटी मार्क। और आपको कोई कह देवे कि मार्कोनी नियम क्या होता है तो बता दोगे, ठीक है, अभी लिखाऊंगा नीचे, ठीक है। एंटी मार्कोनी नियम भी, और एंटी मार्कोनी नियम लगाने के लिए कितनी शर्तें हैं भैया? दो। पहली शर्त HB, दूसरी दोनों शर्तों का पालन करना जरूरी। दोनों में से एक भी शर्त कम हुई वो क्रिया नहीं। तो लिखो हाँ उतारना। एक मिनट, ऐसा लिखवाने की तो जरूरत नहीं है। एक दिन पर HX का वो करेंगे तो वो हिंदी में नहीं लिखूंगा मैं।
उतार लिया भाई? नहीं सर। जल्दी उतार। हाँ, इसी के नीचे लिख लो मार्कोनी का नियम। सर प्लीज डोंट गेट देखो मार्कोनी का नियम, इसका नियम है मार्कोनी। ठीक है, एक नियम लिखा दूंगा, एक नियम अपने आप ही दूसरा याद हो, उसी का उल्टा है। लिखो मार्कोनी में, यदि किसी एल्कीन पर
यदि किसी एल्कीन पर योगात्मक अभिक्रिया होती है, योगात्मक अभिक्रिया या योगात्मक रिएक्शन होती है, तो जुड़ने वाले अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। लिख दिया। ठीक है, अब देखना भाई, आपको कह दिया जाए कि इस एल्कीन पर अपन ये योगात्मक अभिक्रिया करवा रहे, मुझे बताओ एल्कीन पर HI का योग करेंगे तो कौन सा नियम लगेगा? मार्कोनी के एंटी मार्कोनी? मार्कोनी। ठीक है, कौन से नियम से जुड़ेगा? मार्कोनी। HBr का योग करेंगे तो मार्कोनी। ठीक है, कौन? मार्कोनी। HCl के साथ में मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगा रहा हूँ, मार्कोनी। पक्की बात है? ठीक है, HBr के साथ में पेरोक्साइड है, एंटी मार्कोनी। समझ में आ रहा ना? ठीक है, एंटी मार्कोनी। यहाँ कौन सा नियम लगेगा? मार्कोनी। HBr के साथ में HI के साथ में R2O2 लगा रहा हूँ, बोलो मार्कोनी के एंटी मार्कोनी? मार्कोनी। ठीक है, एंटी मार्कोनी के लिए एक ही कंडीशन है, वो कौन सी कंडीशन है? HBr के साथ में कौन होना चाहिए? पेरोक्साइड। दोनों शर्तें यदि पालन कर रहा है तो एंटी मार्कोनी नियम लगेगा। और आपको पता है यहाँ पर दोनों शर्तों का पालन कर रहा है। इसके अलावा कोई सी भी कंडीशन आ जावे तो कौन सा नियम लगेगा? मार्कोनी। जल्दी से उतारो, उत्पाद बना लोगे? लिख दिया भैया? दूसरी हेडिंग लिखना एल्केन से। अब की बार पिछली बार अपन ने एल्कीन पर HX का योग किया था, अब की बार किससे करवाएंगे? एल्केन से। अब एल्केन से लिखना इसमें एल्केन की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजन से करवाते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजन से करवाते हैं तो
तो RX का मिश्रण प्राप्त होता है। तो RX का मिश्रण प्राप्त होता है। सुनना इधर, मेरे पास में मैथेन है और इस मैथेन की क्रिया मैं हेलोजन के साथ में करवा रहा हूं, और हेलोजन का मतलब यहाँ पर मैं क्लोरीन ले लेता हूँ। किसकी उपस्थिति में करवा रहा हूँ भैया? सूर्य के प्रकाश। किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो देखो, यहाँ से ये बंध टूटेगा और यहाँ से भी ये बंध टूटेगा। ये HCl दोनों ही क्रिया कर लेंगे और ये Cl किसका स्थान ले लेगा? हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या बनेगा? C, H तो 3 जगह रह जाएगा और यहाँ पर कौन आ जाएगा? Cl, और साथ में क्या निकल जाएगा? HCl। ठीक है, अब क्रिया ये करेगा एक L, ठीक है, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, Cl को इधर, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी दोनों क्लोरीन। किसकी उपस्थिति में क्रिया कर रहे हैं? सूर्य के। और आप देख रहे हैं कि ये बंध टूट रहा है, ठीक है, और बंध टूटेगा तो यहाँ पर वापस Cl आ जाएगा और कौन निकल जाएगा? HCl। ठीक है, तो यहाँ H, ठीक है, Cl, HCl, और साथ में क्या निकल जाएगा? HCl। अब कौन क्रिया करेगा? CH2Cl2, ये क्रिया करेगा, ये क्रिया कर रहा है साहब। 2 Cl जुड़े हुए हैं और 2 हाइड्रोजन हैं, वापस Cl2 क्रिया करेंगे और यहाँ पर 3 Cl जुड़ जाएंगे। ठीक है, 3 Cl जुड़ गए साहब। अब कितने हाइड्रोजन रहे भैया? एक, और एक भी हाइड्रोजन हटेगा। ठीक है, तो देखो Cl 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 एक, और किससे क्रिया करवा रहा हूँ? Cl2 से। किसकी उपस्थिति में? H म्यू की उपस्थिति में। तो क्या बन जाएगा भैया? Cl 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 प्लस HCl। हाँ, एक मिनट, मैंने लिखा कि RX का मिश्रण प्राप्त होता है। सर मिश्रण कैसे? इधर देखना, इसमें कितने हेलोजन है भैया? एक, और इसमें एक है तो उसको कहेंगे मोनो एल्किल हैलाइड। क्या कहेंगे? मोनो एल्किल हैलाइड। इसमें कितने हेलोजन है भैया? 2, तो डाई एल्किल हैलाइड। इसमें कितने हैं भैया? ट्राई। ठीक है, और इसमें कितने हैं? टेट्रा, और चारों ही मिल रहे हैं, अर्थात इनका क्या प्राप्त होगा? मिश्रण। समझ में आई ना? अरे बोलो, नहीं आया समझ में? अब देखो, क्या मैं ऐसा बोलता हूं, समझना, मेथेन की क्रिया क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हैं तो मोनो, डाई, ट्राई व टेट्रा एल्किल हैलाइड का मिश्रण प्राप्त होता है। सही है क्या? तो लिखो,
बस सर नेम रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है भैया? डार्ट। हाँ, अब देखो तो लिखना है इसमें एल्कोहल की क्रिया, एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड, और थायोनिल क्लोराइड का होता है SOCl2। लिखना एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड के साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में करवाई जाती है। पिरिडीन की उपस्थिति में करवाई जाती है। पिरिडीन की उपस्थिति में करवाई जाती है तो मुख्य उत्पाद RX, तो मुख्य उत्पाद RX वह सह उत्पाद SO2 वह, अरे वो लिख कर क्या मैंने, SO2 वह HCl प्राप्त होते हैं। HCl प्राप्त होते हैं, इसे में लिखना SO2 वाष्पित हो जाती है, SO2 वाष्पित हो जाती है तथा HCl को पिरिडीन अवशोषित कर लेता है। पिरिडीन अवशोषित कर लेता है। अवशोषित कर लेता है। अतः इस विधि से शुद्ध अवस्था में RX बनाई जाती है। शुद्ध अवस्था में RX बनाई जाती है। क्या कहना चाह रहा है वो समझना। वो कह रहा है एल्कोहल की क्रिया, एल्कोहल क्या होता है भैया? ROH की क्रिया किसके साथ में करवाऊंगा? थायोनिल क्लोराइड। और थायोनिल क्लोराइड क्या होता है? SOCl2। किसकी उपस्थिति में? पिरिडीन। और पिरिडीन का फॉर्मूला होता है C5H5N। पिरिडीन की उपस्थिति में करवा रहे तो क्या क्या बनेगा वो बनाने का देखना। ठीक है, ये S, ठीक है, ये O, ये Cl
और ये Cl। ठीक है, अब देखो यहां से काटो, ये तो क्या प्राप्त हो गया RCl, ये क्या प्राप्त हो गया SO2 और ये HCl। तो ये तो अपने को RCl प्राप्त हो गया और ये मुख्य उत्पाद है। कौन सा उत्पाद है? मुख्य। और ये शुद्ध अवस्था में प्राप्त होगा। साथ में क्या प्राप्त हुआ SO2 और क्या प्राप्त हुआ HCl। ये क्या है भैया? सह उत्पाद। क्या हुआ है भैया? सह। SO2 तो उड़ जाएगी, क्या बचेगा? HCl, और HCl का अवशोषण कौन कर लेगा? पिरीडिन। तो आपको क्या प्राप्त हो गया? RCl। ये शुद्ध अवस्था में RCl बनाने की अच्छी विधि है, क्योंकि इसके साथ में कोई भी सह उत्पाद नहीं बनेगा, इसके साथ में कोई भी सह उत्पाद नहीं बनेगा। अब जैसे कि मैं R का मान लिख दूं अलग अलग, जैसे R का मान मैंने C2H5OH लिख दिया, तो SOCl2 के साथ में क्रिया करवा दोगे? अरे बोलो। और किसकी उपस्थिति में करवाओगे? पिरीडी। पढ़ो जल्दी से। क्रिया करवा के लिखना क्या क्या बना। तो कोई भी पूछे डार्जन क्या है, ध्यान रखना डार्जन रिएक्शन है और रिएक्शन को याद रखना है। कैसे क्रिया कर रहा है वो देख लो।